हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सैम्पल पेपर है उसे हम हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में सीबीएसई कभी भी अपलोड नहीं करता है। यहाँ पर आप सभी के लिए कि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो, हमारा जो यूनिक क्लासेस है आप सभी के लिए इतनी मेहनत करके हिंदी मीडियम में सैम्पल पेपर लेकर आया है और हम यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन के साथ, नोट्स के साथ हर क्वेश्चन को बहुत डीपली समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है, वो काम ये है, हमारी इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए जाकर। पॉलिटिकल साइंस की है, नोट्स के साथ आपको सारी चीज़ें कवर करवाई जाती है। टर्म 2 की है और इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हो उसे भी कर सकते हो और ये टेलीग्राम ग्रुप जो है इसे फॉलो कर लो। यहीं पर आप सभी को जब नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है वीडियोस का, वो आपको यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो दिल थाम के आप सभी को बहुत अच्छे से जो चीज़ें हैं वो समझनी है ताकि आपका एक भी नंबर आपके एग्जाम में ना छूट सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल के वर्षों में भारत ने आसियान पर, आपको पता होगा आसियान एक संगठन है, आसियान पर पर्याप्त ध्यान दिया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसने आसियान पर कह दिया ध्यान दिया है। तो ये जो कथन कहा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये कथन कहा गया है, इसकी पुष्टि करनी है, प्रूफ देना है। जब भी पुष्टि करने के लिए कहा जाता है तो उस कथन को समझकर कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि पुष्टि करने के लिए कही है तो सही होगी वो बात। अब ये सही किस तरीके से है, यहाँ पर 2 प्रूफ मांगे हैं, 2 जो हमें बिंदु देने हैं, 2 कारण बताने हैं, 2 इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, 2 रीजन देने हैं कि किस प्रकार से भारत जो है आसियान की तरफ क्या है अपना अब नजरिया बदल रहा है, आसियान के क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर जो ये नोट्स हैं ये सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया था, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए करवाया गया था। पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या पीछे रहेंगे? नहीं, हिंदी मीडियम के लिए सीबीएसई नहीं करवाएगा। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस है जो आपको करवाएगा हर चीज़ प्रोवाइड हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम वाले पीछे नहीं रहना है, हमें उनसे आगे निकलना है। ठीक है, तो देखिए अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है और इसी बात पर आप सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या हिंदी मीडियम का ये अधिकार नहीं है कि उन्हें क्या है हिंदी मीडियम में उनका जो सैम्पल पेपर है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी बुक है वो तो हिंदी मीडियम में है, चलो बहुत बड़ी बात है ना, तो वो भी हिंदी मीडियम में आपके लिए प्रोवाइड करनी पड़ती। तो यहाँ पर इसका रीज़न देते हुए कहा है कि आसियान जो है, आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता 2010 में हुआ था। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि भारत का आसियान की तरफ क्या हो रहा है, अब जो है ध्यान केंद्रित होता जा रहा है, यानी कि भारत अब आसियान की तरफ क्या हो रहा है, क्लोज होता जा रहा है। एक ये जो है समझौता हुआ था भारत और आसियान का मुक्त व्यापार का 2014 में। अब देखो ये जो सीबीएसई वाले हैं इन्होंने क्या किया है, केवल एक लाइन में जो है ये एक पॉइंट लिख दिया है। तो आप कैसे करेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉपर बनना है पॉलिटिकल साइंस में, तो मेरा यही रूल है कि आपको कैसे करना है, इसका पॉइंट बनाओ और 2-3 लाइन में इसे एक्सप्लेन करो। राइटिंग स्पीड तेज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और अब जो आपका एक काम यहाँ पर ये बनता है, वीडियो को आप देखने के बाद आप क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर अपने वर्ड्स में बनाकर लिखेंगे और पॉइंट बनाकर, जैसे कि मैंने कहा ये फर्स्ट वाला जो ये पूरी लाइन लिखी हुई है, इसको अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो क्या बनेगा, आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता। इतना पॉइंट बना दिया मैंने। इसके बाद मैंने ऐसे करके ऐसे किया और फिर 2-3 लाइनों में मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया कि 2010 में क्या हुआ था, आसियान और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था मुक्त व्यापार का, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि ये जो है भारत क्या हो गया, भारत का ध्यान आसियान की तरफ केंद्रित होता जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने अब वही बात एक लाइन में यहाँ पर बताई गई है, उसी बात को मैं 2-3 लाइनों में तो लिख सकती हूँ ना। तो इस तरीके से करना, पॉइंट में लिखोगे तो एक भी नंबर गंवाना नहीं होगा आपका। जिसने भी मेरी अभी एनालाइज की वीडियो देखी होगी टर्म 2 के लिए कैसे आंसर अटेम्प्ट करने हैं, तो उसे पता होगा कि किस चीज़ पर अपना फोकस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है बताया गया है कि किस तरीके से भारत का आसियान की तरफ क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, आकर्षित हो रहा है भारत, उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो रहा है। बताया गया कि 25 जनवरी 2018 में क्या हुआ था, भारत और आसियान का जो साझेदारी के लिए जो रजत जयंती है वो मनाई गई थी। बहुत बड़ी बात है, भारत और आसियान के बीच में जो साझेदारी थी उसको लेकर सेलिब्रेट किया गया था
25 जनवरी 2018 को रजत जयंती के तौर पर। ठीक है, इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए जो नेता हैं उन्होंने डाक टिकट भी जारी की थी। तो ये चीज़ें जो है इन दो कारणों की वजह से हम कह सकते हैं। और हाँ, पॉइंट में लिखोगे, पहली बात शर्त ये है, दूसरी बात क्या है, आपको निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। देखो ये बातें छोटी छोटी कोई नहीं बताता है। जब आपके बड़े भाई बहन होते हैं वो बताते हैं, आपके कुछ बेस्ट टीचर होते हैं वो आपको ये जो बातें बताते हैं, और ये सारी चीज़ें बताने का किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करना है वो सब कुछ मेरा काम है। काम बस आपको ये करना है कि ध्यान से अपनी पढ़ाई करनी है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में इस तरीके से लिखना है कि उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है, उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट होता है कि जो भारत और आसियान के बीच में, यानी कि दो जो चीज़ें यहाँ पर आपने लिखी हैं, इन दो के नाम लिख दो, इसके इन दोनों के कारणों से यह स्पष्ट होता है कि भारत का आसियान की तरफ जो रुख है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करता जा रहा है, यानी कि अपनी बात को बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिखना है। तो केवल यहाँ पर आंसर जो है करने से समझ में, यानी कि मैंने यहाँ पर कह दिया फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके पॉइंट है और करवाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पड़ गई। तो ये जो करवाने से कोई फायदा नहीं, इतना तो आप भी कर सकते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पर मकसद ये है कि किस तरीके से आप पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। तो देखो, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर और में दे रखा है आपको, और ये जो क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए के हैं 1+1। आपका एनालाइज को लेकर भी वीडियो आ जाएगी, अगर आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के एनालाइज को लेकर वीडियो है, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर आप चाहते हैं तो देखो, और में यहाँ पर हमसे पूछा गया हान नदी पर चमत्कार की व्याख्या कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहती हूँ, आप सभी बच्चे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस बनाई जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए। क्या पता आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं उसमें पूरा चैप्टर कवर ना हो और कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जाए जो चैप्टर के बीच में से थी और वो आपको आती ही ना हो, तो क्या फ़ायदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ देखने से? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, चैप्टर कवर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है हान नदी पर जो चमत्कार है इसकी व्याख्या करनी है हमें। तो दक्षिण कोरिया एशिया में जो शक्ति के केंद्र के रूप में क्या ये हान नदी चमत्कार जो है ये उभरा है। ठीक है, आपको ध्यान रखने, पहली बात हान नदी पर चमत्कार को लेकर, तो मिरेकल ऑफ द हैन रिवर ऐसे कुछ नाम है इसका इंग्लिश में। और 1960 और जो 1990 है उसके दशक के बीच में, यानी कि 1960 से लेकर 1990 के दशक के बीच में क्या हुआ था, यहाँ तेज़ी से एक आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है यहाँ पे बहुत तेज़ी से हुआ था, इसको ही हान नदी चमत्कार कहा गया। तो देखो भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1+1, यानी कि एक पॉइंट आपको, अगर एक पॉइंट लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा पॉइंट भी लिखोगे तो आपको दूसरा नंबर मिलेगा, प्लस करके 2 नंबर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारी बातें मैं आपको एनालाइज वाले में बताऊंगी और साथ में यहाँ पर बताई जा रही है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दक्षिण एशिया हर मायने में विविधता के लिए खड़ा है। अब यहाँ पर कहा गया जो दक्षिण एशिया है अगर देखा जाए तो हर मायने में क्या है, हर क्षेत्र में वो क्या है, विविधता, उसमें डाइवर्सिटी है, अलगपन है उसके अंदर। ठीक है, और फिर भी क्या है, एक भू राजनीतिक स्थान का गठन करता है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि वैसे तो देखा जाए विविधता से भरा हुआ है, फिर भी वो क्या कर रहा है, भू राजनीतिक स्थान का गठन कर रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत है, जो ये कथन दिया गया इससे सहमत है? अपने उत्तर के 2 कारण बताने हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बात है दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया के जो देश है उनमें कौन कौन से देश शामिल, आपको ध्यान रखने हैं 8 देश हैं जो शामिल हैं। कौन कौन से? देखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये आपको 8 नाम याद करने हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये कौन कौन से हैं और ये दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। तो विविधता से भरा हुआ है, फिर भी वो क्या कर रहा है, भू राजनीतिक स्थान का गठन कर रहा है। किस प्रकार से? देखो, अगर उत्तर में शक्तिशाली अगर हिमालय देखा जाए वो भी दक्षिण एशिया के उसमें आता है। विश्व उपमहाद्वीप देखा जाए, हिंद महासागर देखा जाए, अरब सागर देखा जाए, दक्षिण पश्चिम और पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है वो देखी जाए, तो इन सब में क्या है, क्षेत्र, ये जितने भी क्षेत्र हमने देखे हैं अभी, जितने भी नाम पढ़े हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक रूप से इनके अंदर जो विविधता है एक तरीके से देखी जा सकती है। ठीक है, विविधता किस प्रकार से देखी जा सकती है, भाषा के आधार पर देखी जा सकती है क्षेत्र में, सामाजिक, यहाँ तक ये जो है फैला हुआ है ये दक्षिण एशिया। सामाजिक तौर पर विविधता है इनके अंदर, सांस्कृतिक तौर पर विविधता है, तो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें जो हैं विविधता को कायम करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, दक्षिण एशिया में अलग अलग देश हैं, फिर भी वहाँ पर
सॉरी, वहाँ पर क्या है, राजनीतिक व्यवस्था जो है एक जैसी नहीं है, ठीक, अलग अलग हैं, फिर भी राजनीतिक व्यवस्था एक जैसी नहीं है। अब यहाँ पर कहा था भू राजनीतिक स्थान जो है उनका गठन करता है, किस प्रकार से करता है अभी हम देखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था एक जैसी नहीं है, पर वहाँ पर एक चीज कॉमन है, क्या है, लोकतंत्र। यानी कि वहाँ पर सबके सब क्या चाहते हैं, सबका मानना है लोकतंत्र कायम होना चाहिए, लोकतंत्र को स्वीकृति वहाँ पर मिली हुई है, ये एक मानदंड है। इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया जो है विविधताओं के साथ खड़ा है, फिर भी वहाँ पर एक भू राजनीतिक स्थान का गठन होता है, करता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, थर्ड वाला क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, यहाँ पर मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, क्वेश्चन में पूछा गया, आपको क्या लगता है कि भारत को अब शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्यों माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है सीबीएसई के द्वारा। भारत शक्ति का केंद्र किस प्रकार से, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो भारत के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में अब शक्ति का केंद्र हमें नजर आ रहा है, ठीक है। सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है उसमें से भारत भी एक है, ये कैसे कह सकते हैं? तो देखो, कई रीज़न दिए हैं। पहला रीज़न है, यहाँ पर जनसंख्या जो है इतनी अधिक मात्रा में है, और जनसंख्या इतनी अधिक मात्रा में होने के बाद भी वहाँ हमारे भारत में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूती है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पर 135 करोड़ से भी अधिक क्या है, आबादी है, जनसंख्या है, ठीक है। ये इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भी हमारे भारत देश में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति क्या है, बहुत मजबूत है। तो पहली बात तो देश अपने आप में मजबूत होना चाहिए। अब देखो, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सामरिक दृष्टिकोण से भी जो भारत की सेना है वो क्या है, स्वदेशी परमाणु जो प्रौद्योगिकी है उसके साथ अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। आपको पता होगा भारत में परमाणु परीक्षण हो चुका है, और परमाणु प्रौद्योगिकी है भारत में अपनी खुद की, स्वदेशी यानी कि अपनी खुद की, इस मामले में अब वो क्या, आत्मनिर्भर है। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत के पास क्या है, परमाणु शक्ति है, परमाणु संपन्न है भारत। तो इस वजह से भी क्या है, शक्ति का एक केंद्र है, ये सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर सकता है भारत, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पर तीसरा रीजन हम ये दे सकते हैं, वैसे 2 ही नंबर का, पर 3 रीजन दे रखे हैं, तो 3 रीजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या पता 3 नंबर में आ जाए। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैं फिर भी आप सभी के लिए बहुत मेहनत करके यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, तो आप सभी का फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को वायरल करने का, लाइक शेयर आपको करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर है अगला, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए भारत का, तो 5 ट्रिलियन जो डॉलर है वो क्या है, इसकी अर्थव्यवस्था का क्या है, एक लक्ष्य है इसको प्राप्त करना। और इसके साथ साथ भारत का एक विशाल बाजार भी रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ भारत के जो प्रवासी हैं वो 200 मिलियन लोग हैं, ठीक है। और आपको जैसे पता होगा, जैसे कि अमेरिका, यूएसए जो है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर के बहुत अधिक मात्रा में भारत से ही लोग जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो मोस्टली वहाँ पर वर्कर्स कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो इससे देखा जा सकता है कि इन सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं, सांस्कृतिक तौर पर अगर देखा जाए हर चीज़ में भारत का समावेशी, हर चीज़ को लेकर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत सही अर्थों में क्या है, एक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी तेजी से बढ़ी। जैसे कि कोल्ड वॉर जो है समाप्त होता है, खत्म होता है, वैसे ही क्या होता है, दक्षिण एशिया, जितने अभी मैंने 8 देश दिखाए थे ना, दक्षिण एशिया में अमेरिका की भागीदारी बढ़ रही है, ये पूछा गया। आप देख रहे होंगे जैसे कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उसको भी रिलेटेड, यानी कि टर्म 2 में जो चैप्टर आ रहा है पूछा तो उसी से जा रहा है। पर जैसे शीत युद्ध है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में शीत युद्ध कहाँ से आ गया, आप देख रहे हैं ना, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र हो गया, उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर हो गया दक्षिण एशिया वाला, वहाँ पर आपका शीत युद्ध कहाँ से आ रहा है। आप सोचेंगे तो टर्म 1 का क्वेश्चन है, नहीं, ये टर्म 2 का क्वेश्चन है। बस टर्म 2 के क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले से क्या कर दिया है, रिलेटेड कर दिया है। तो इसलिए जो बच्चा टर्म 1 में ठीक से नहीं पढ़ा है उसे अभी मुश्किल होगी, और इसलिए मैं कहती हूँ टाइम से पढ़ लो, पढ़ा हुआ कभी भी खराब नहीं जाता है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर पूछा गया अमेरिकी भागीदारी तेजी से बढ़ी। तो अमेरिका की भागीदारी दक्षिण एशिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके 2 उदाहरण हमें देने हैं। तो यानी कि 19, जैसे कि शीत युद्ध जब खत्म हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, एक महाशक्ति बनकर अमेरिका उभर गया था, यहाँ पर कैसे बढ़ा।
तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही क्या हुआ, जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका भारत और पाकिस्तान के साथ क्या हो गया था, अच्छे संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए थे इसने। ठीक है, तो इस वजह से भी अगर देखा जाए तेजी से क्या हो रहा था, वह ये दोनों के दोनों कौन से देश हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं, इनके साथ अच्छे संबंध थे, चाहे किसी चीज़ को भी लेकर अच्छे संबंध हो। तो इसकी वजह से क्या है, अब जो अमेरिका की भागीदारी दक्षिण एशिया में कहीं ना कहीं होनी शुरू हो गई है। ठीक है, एक ये उदाहरण हो गया हमारे पास। दूसरा उदाहरण, दोनों देशों में यानी कि भारत और पाकिस्तान, इन दोनों में अगर देखा जाए आर्थिक सुधारों और उदार आर्थिक जो नीतियों ने अमेरिकी भागीदारी को क्या कर दिया है, गहराई में काफ़ी वृद्धि कर दिया, यानी कि अमेरिकी भागीदारी और ज़्यादा बढ़ा दी है। कैसे? पाकिस्तान और भारत की आर्थिक और उदार आर्थिक नीतियों की वजह से। ठीक है, क्योंकि भारत ने वैश्वीकरण को अपना लिया है, अब कोई भी देश यहाँ पर आकर व्यापार कर सकता है, अपना 100% भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को सुगम बनाने में सार्क, जो सार्क है उसकी क्या भूमिका है? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सार्क की फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, फिर भी आप सभी को बतानी है मुझे। ठीक है, और देखो दक्षिण एशिया जो है उसमें सार्क की आर्थिक सहयोग को लेकर पूछा गया, आर्थिक सहयोग में क्या भूमिका रही है सार्क की। तो देखिए सार्क जो है उसकी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशिया से क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ये जो है दक्षिण एशिया के जितने भी राज्य हैं उनके द्वारा जो बहिपक्षीय जो माध्यम के तौर पर अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। सार्क के जो सदस्य हैं उन्होंने 2004 में क्या किया था, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी कि साफ्टा जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो साफ्टा पर हस्ताक्षर किया गया दक्षिण एशिया यानी कि जो सार्क के सदस्य हैं उनके द्वारा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो दक्षिण एशिया है उनके लिए एक मुक्त व्यापार का जो क्षेत्र है वो गठन हो गया था। ठीक है, मुक्त व्यापार का क्षेत्र। तो आर्थिक यहाँ पे भागीदारी हुई सार्क की। दूसरी चीज देखते हैं, सार्क नहीं करवाया था साफ्टा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज देखनी है हमें किस प्रकार से सार्क की भूमिका आर्थिक तौर पर जो है सहयोग रही है, सहयोगात्मक रही है। तो दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग का एक नया जो अध्याय है वो भी क्या किया है, इसने ही विकसित किया है। अगर देखें जितने भी ये क्षेत्र हैं, यदि ये जो क्षेत्र हैं सभी के सभी देश जो हैं सीमाओं के पार मुक्त व्यापार की अनुमति दे देते हैं, अपने देशों में मुक्त व्यापार की अनुमति दे देते हैं, तो इससे क्या होगा, आर्थिक तौर पर हर देश मजबूत हो जाएगा दक्षिण एशिया का, या फिर ये कहा जा सकता है सार्क में जो देश शामिल है। ठीक है, तो ये दो तरीके से यहाँ पर कारगर सिद्ध रहा है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा गया पहला आम चुनाव। आपको पता होगा ये आपका सेकंड बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आम चुनाव जो है, आम चुनाव क्या होता है, जो सही सिचुएशन में होता है। ठीक, स्थगित हो गए थे। स्थगित का मतलब पोस्टपोन हो गए थे, यानी कि आगे के लिए टाल दिए गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था, रीजन देने हमें दो कारण बताने हैं। तो पहला कारण, यहाँ पर कई कारण रहे हैं इसके। एक तो आपको पता है हमारे भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर चुनाव पहली बार में सही तौर पर कंप्लीट करना तो इम्पॉसिबल बात थी, फिर भी हम करवा रहे थे। दूसरी बात, यहाँ पर हम जो है स्त्रियों को भी क्या कर रहे थे, बिल्कुल समान अधिकार दे रहे थे। आपको पता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और सब के खिलाफ थे और निष्पक्ष चुनाव करवाने थे। बहुत सारी कसौटियां थी जिसे पूरा करना था चुनाव आयोग को, पर क्या था, चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी मुश्किलें भी जो है वो सामने आई। ठीक है, तो क्या क्या मुश्किलें आई, यही पूछा गया है। पहली बात मैंने कहा, इतनी बड़ा जो क्षेत्र था हमारा जनसंख्या का, तो 17 करोड़ से भी ज़्यादा जो आबादी है, जो मतदाता हैं, वो क्या करने वाले थे, वोट देने वाले थे। किसको, लोकसभा के जो लगभग 3200 अगर कहे जा सके, लोकसभा के 3200 जो विधेयक हैं उनको वोट देना था, और साथ साथ 489 जो सदस्य हैं उनका चुनाव करना था। बहुत बड़ी बात थी, इतनी अधिक मात्रा में विधेयकों का चुनाव करना, इतने अधिक मात्रा में सदस्यों का चुनाव करना और निष्पक्ष चुनाव करवाने, बहुत बड़ी बात थी। और 17 करोड़ जो जनसंख्या है वो कम नहीं होती है, 17 करोड़ मतदाता जो है वो कम नहीं होते हैं। सबसे पहले ये थी।
दूसरी बात, केवल 15% मतदाता ही साक्षर थे, यानी उन सबको समझाना था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, कैसे वोट देना है और जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जो रूल्स थे वो समझाने थे। उन्हें ये बताना जरूरी था कि चुनाव में अपनी भागीदारी देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा, ये एक लाइन में लिखा गया है, आप इसे एक पॉइंट बनाओगे, अंदर एक्सप्लेन करोगे, इसको व्याख्या करोगे इसकी। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे मैं आप सभी को एक्सप्लेन करती हूँ वैसे आप सभी को एक्सप्लेन करना है। अगली बात देखते हैं, नामावली जो थी, सबसे बड़ी मुश्किल की बात कहूँ तो ये आई जब नामावली जो है, यानी कि जो लिस्ट तैयार की गई नेम्स की, कितने मतदाता हैं, चुनाव देने वाले कितने लोग हैं, तो वो जो तैयार की गई तो उसमें क्या 40 लाख जो नाम थे वो क्या हो गए थे, उस सूची में गलत दर्ज करवाए गए थे। यानी कि उस टाइम पे, पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोई भी अपनी, जो ज़्यादातर देखा गया जो स्त्रियां हैं उनके नाम गलत लिखे गए हैं। क्या देखा जाता था, पहले जो अंग्रेज वगैरह थे वो कुछ भी आकर, जो भी, क्योंकि उस टाइम पर साक्षरता दर कम थी तो अंग्रेज आकर किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर करवा लेते थे, उनकी पत्नियों के नाम पूछकर कुछ भी जबरन कर दिया करते थे। ठीक है, ब्रिटिश काल में। तो इसी की डर की वजह से अब जो है, अभी भी वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब ये चुनाव होने वाले थे, जब नामावली तैयार करवाई जा रही थी, जब उनसे उनकी पत्नियों के, उनकी बहनों के, ठीक है, उनकी माताओं के नाम पूछे गए, तो उन्होंने क्या किया, फलाने की माँ ऐसे बोल देते हैं ना, फलाने की माँ, या फिर ऐसे कह दे रमेश की माँ, ऐसे लिख दो। इस तरीके से उन्होंने जो नाम है वो गलत दर्ज करवाए गए थे। या फिर इस तरीके से राहुल की माँ, राहुल की बेटी, इस तरीके से नाम गलत दर्ज जो थे वो करवाए गए थे। 40 लाख तक के नाम गलत दर्ज थे, तो वोट कैसे होते? तो इसलिए पहले आम चुनाव को 2 बार स्थगित किया गया था, उसके पीछे कुछ रीज़न थे। ठीक है, तो ये रीज़न हमने यहाँ पर देखे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार जो है उसके 2 विशेषता बतानी है हमें। क्या विशेषता, गठबंधन सरकार क्या होती है, बेसिकली ये पूछा गया हमसे। तो देखो, गठबंधन, गठ मतलब ग्रुप होता है, यानी कि जब जो सरकार है, जब कोई सरकार नहीं बनती है तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, यानी कि जब कोई भी जो दल है, जब कोई भी जो पार्टी है वो बहुमत से विजय नहीं होती है, नहीं जीतती है, बहुमत से वोट नहीं मिल पाते हैं उसे, तो उस टाइम पर क्या होता है, 2 या 2 से जो अधिक जो दल होते हैं, जो पार्टीज होती है, वो मिलकर क्या करती है, अपनी एक गठबंधन सरकार बना लेती है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर दूसरी विशेषता की बात की जाए, और आप सभी मुझे गठबंधन सरकार के जो नाम है कौन कौन सी बनी है अभी तक, आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे एनडीए हो गई, और आप सभी बताइए मुझे। अब देखो, विभिन्न जो छोटे छोटे दल हैं, क्या होता है, कई बार जो छोटे छोटे दल होते हैं उन्हें कोई इतना ज़्यादा पहचानता नहीं है, उन्हें वोट इतने ज़्यादा नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, अपना जो है किसी और बड़े दल के साथ क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। या फिर 2-3 जो छोटे छोटे दल होते हैं वो आपस में गठबंधन कर लेते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो पार्टीज है, जब वह ग्रुप बना लेती है, गठबंधन बना लेती है, तो उसको ही कहा जाता है यहाँ पर गठबंधन सरकार। तो ये 2 विशेषताएं हमने देखी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ, हमसे पूछा गया है यहाँ पर, उस नेता का नाम बताना है जिसने 1975 में क्या किया था, संसद तक जो लोगों की मार्च है उसका नेतृत्व किया था। और फिर इसके साथ साथ हमें बताना है कि इस मार्च के बारे में क्या अनोखा था जो इसे अभी तक जाना जाता है। तो 1975 में कौन सा नेता था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे। इन नेता ने क्या किया था, संसद तक मार्च करा था, और ये मार्च अभी तक इतना ज़्यादा फेमस है, इसकी रैली, ये उस समय जो राजधानी में आयोजित सबसे बड़ी क्या थी, रैली थी, राजनीतिक रैली थी, और ये अभी तक भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यही इसकी अनोखी बात है। ये भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर किया गया था, आपको पता होगा। अर्जी के बाद जो आपातकाल है वो लगा था इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ हमने देख ली। अब ये जो है आपका यहाँ पर सेक्शन जो आपका फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है, जहाँ पर 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, 2 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, 1+1 करके लिखा होता है। तो यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। सेक्शन जो बी होगा, सेकंड जो पार्ट होगा उसमें आएगा, क्योंकि देखो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपको समझ, क्योंकि स्टार्टिंग माइंड हमारा फ्रेश होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जितना हम जैसे बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको समझ में आनी चीज़ें कम हो जाती है। तो आपकी सुविधा के अनुसार मैं यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड करूँ सैम्पल पेपर को। तो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।